नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। हम जो सुप्रीम कोर्ट टॉपिक जो है उसको कवर कर रहे हैं। तो उसका जो पहली वीडियो में हमने कवर किया था कैसे उनकी नियुक्ति की जाती है, कैसे उनको रिमूव किया जाता है, कितनी स्ट्रेंथ होगी, क्या-क्या पावर्स हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में जो है हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। और आज की जो वीडियो है इसमें हम जो कवर करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर्स हैं और क्या-क्या उसका ज्यूरिडिक्शन है, उसका कहाँ तक क्षेत्र है, वो कहाँ तक जाकर अपना जो जजमेंट है अपना वो दे सकता है, किन-किन फील्डों में। और इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमारा संविधान है उसने सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत ही बड़ा ज्यूरिडिक्शन दिया हुआ था। एक जो एरिया दिया है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ये इट इज़ नॉट ओनली अ फेडरल कोर्ट लाइक द अमेरिका सुप्रीम कोर्ट बट आल्सो अ फाइनल अपील लाइक द ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स। यानी कि अमेरिका का अगर फेडरल कोर्ट देखें तो अमेरिका का जो फेडरल कोर्ट है वो केवल उसका ज्यूरिडिक्शन जो सीमित है वो केवल केवल जो यूनियन के लॉ तक ही सीमित है। लेकिन इंडिया का है वो ऐसा नहीं है कि केवल यूनियन के ही लॉ दिखता हो, वो यूनियन और सेंटर दोनों के ही लॉ को वह डील करता है। साथ ही साथ हमारे जो इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है उसको कंपेयर किया गया है कि ब्रिटिश का हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, यानी कि ब्रिटिश की जो संसद है उसका जो अपर हाउस है उसके बराबर उसको पावर जो दी गई है। यानी कि फाइनल जो कोर्ट है अपील की वो कौन है, ब्रिटेन में, वो है उसका अपर हाउस। वैसे ही इंडिया में जो फाइनल पावर जो दी गई है अपील की वो किसको दी गई है, सुप्रीम कोर्ट को। इट इज ऑल्सो द फाइनल इंटरप्रेटर एंड गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। यानी कि ये जो संविधान का जो इंटरप्रेटर है, मतलब यदि कोई भी क्वेश्चन उठता है संविधान को लेकर तो उसमें जो आखिरी जो निर्णय दिया जाएगा वो किसके द्वारा दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। साथ ही साथ जो नागरिक है, नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है उनको संरक्षण करने का भी जो अधिकार है, गारंटर जो बनाया गया है वो किससे बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट को। इनके अलावा देखें तो सुप्रीम कोर्ट के पास और क्या पावर है, ज्यूरिडिक्शन है, तो वो एक एडवाइजरी बॉडी के तौर पर भी काम करता है और एक सुपरवाइजरी बॉडी पावर्स भी है। सुपरवाइजरी का मतलब है वो निगरानी रखता है। निगरानी क्या करता है कि जो इंडिया में हमारे यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर है, यदि गवर्नमेंट फेल हो जाती है तो उस चीज को चेक करने का भी काम किसका है, सुप्रीम कोर्ट का है। इसीलिए हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली संविधान सभा के जो एक मेंबर थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एक मेंबर थे किसके, ड्राफ्टिंग कमेटी के। तो उन्होंने एक रिमार्क कहा, क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज मोर पावर देन एनी अदर सुप्रीम कोर्ट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट, एक इंडिया के सुप्रीम कोर्ट और वर्ल्ड की कंट्रीज के जितने भी सुप्रीम कोर्ट हैं उनको जब कंपेयर किया है तो उसमें बताया है कि सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया का उसको इतनी पावर दी गई है कि वो विश्व के किसी भी सुप्रीम कोर्ट को नहीं दी गई है। अब ये पावर्स हैं, इन पावर्स को डिवाइड किया गया है कुछ अलग पार्ट्स में। अब कौन कौन से पार्ट्स में, जैसे सुप्रीम कोर्ट की हम जो पावर अभी रीड करेंगे तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या है इसका, रिट ज्यूरिडिक्शन क्या है, अपील ज्यूरिडिक्शन, एडवाइसरी ज्यूरिडिक्शन, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन एंड अदर पावर्स। इन 8 टॉपिक्स को, इनकी पावरों को डिवाइड किया गया इन 8 टॉपिकों में। तो चलिए फिर से देखते हैं। इसका जो पहला है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। वही ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन से क्या मतलब है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, इसको आर्टिकल नंबर आप कवर करोगे 171, जो है वो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के बारे में बताता है। जैसे कि एक फेडरल कोर्ट है, द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है डिस्प्यूट, और डिस्प्यूट किन के बीच में, एक इंडिया का फेडरेशन के बीच में। इंडिया के फेडरेशन के बीच में मतलब क्या है कि हमारे यहाँ जो स्टेट और सेंटर में यदि कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको डिसाइड कौन करता है, उसको डिसाइड करता है सुप्रीम कोर्ट। तो ये एक उसका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है। अब कोई भी डिस्प्यूट कैसे, जैसे कि एक सेंटर, वन और मोर स्टेट, मतलब किनके बीच में हो जाता है डिस्प्यूट, यदि एक तरफ तो सेंटर है और एक तरफ एक या एक से ज्यादा राज्य हैं। दूसरा ऑप्शन है बिटवीन द सेंटर एंड एनी स्टेट और स्टेट्स ऑन वन साइड एंड वन और मोर स्टेट ऑन द अदर साइड। यानी कि एक तरफ एक राज्य हो जाए, एक केंद्र हो जाए, और या कोई एक राज्य एक तरफ है और दूसरी तरफ अलग राज्य है। ऐसा किस केस में होता है, जैसे कि मान लो अगर सेंटर में जो रूलिंग पार्टी है उसी की ही स्टेट में है, तो ये सेंटर और स्टेट मतलब जहां पर दोनों ही जगह एक ही पार्टी की पावर है वो तो एक तरफ हो जाते हैं, और जो अपोजिट वाले हैं वो अलग हो जाती है। तो ऐसा कोई भी अगर विवाद है तब भी कौन सुनेगा, सुनवाई करेगा, सुप्रीम कोर्ट। तीसरा केस बताया बिटवीन द टू और मोर स्टेट, यहाँ पर स्टेट्स की बात की गई है कि केवल स्टेट्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो। अब हम अभी हमने टर्म देखी थी ओरिजिनल,
तो ओरिजिनल का मतलब क्या है वो अभी हम समझेंगे इसमें आगे चल के। इन दी एबव जो फेडरल डिस्प्यूट्स होते हैं, फेडरल डिस्प्यूट मतलब फेडरेशन के डिस्प्यूट होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक एक्सक्लूसिव और ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है। यहाँ पर दो वर्ड है, एक एक्सक्लूसिव और एक ओरिजिनल। इसका क्या मतलब है? एक्सक्लूसिव का मतलब है कि नो अदर कोर्ट कैन डिसाइड सच डिस्प्यूट एंड ओरिजिनल मीन्स द पावर टू हियर सच डिस्प्यूट इन इट फर्स्ट इंस्टेंस नॉट बाई वे ऑफ अपील। यानी कि एक्सक्लूसिव का मतलब है कि यदि इन अभी जो हमने 3 पॉइंट्स देखे थे ए बी सी, इनसे रिलेटेड यदि कोई भी विवाद है तो सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई भी दूसरी कोर्ट ऐसे मामले की सुनवाई नहीं करेगा। यानी कि जो पावर दी गई है वो किसको दी गई है? केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करेगा। दूसरी बात अभी हमने इसमें देखा था कि ओरिजिनल, ओरिजिनल का मतलब है कि आप सीधे तौर पर अगर ऐसे कोई भी विवाद होता है तो जो पार्टी होता है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि पहले वो अपील करें, और अपील को यदि सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है तब आगे की सुनवाई होती है, अन्यथा नहीं। यानी कि आप वे ऑफ अपील से नहीं, आप डायरेक्ट उसमें जा सकते हैं। विद रिगार्ड टू द एक्सक्लूसिव ओरिजिनल jurisdiction ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, 2 पॉइंट्स शुड बी नोटेड। वन, द डिस्प्यूट मस्ट इन्वॉल्व a question whether a law or fact on which the existence of the extent of the legal right depend। यानी कि ऐसे मामलों में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी विवाद होता है, तो वो विवाद में ऐसा नहीं कि कोई भी विवाद हो, उस विवाद में एक लॉ या कोई एक तथ्य से जुड़ा हुआ विवाद हो, तभी उसको वो अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट को। दस द क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल नेचर आर एक्सक्लूडेड। यानी कि राजनीतिक संबंध से जुड़ा हुआ कोई विवाद है वो ओरिजिनल जुडिक्शन में नहीं आता है। दूसरी बात है कि एनी सूट ब्रॉड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट बाय ए प्राइवेट सिटीजन अगेंस्ट द सेंटर और स्टेट कैन नॉट बी एंटरटेन अंडर दिस। यानी कि कोई भी बात जो है, कोई भी केस यार कोर्ट के आगे लाया जाता है किसी भी एक प्राइवेट सिटीजन के द्वारा, और वो सेंटर या स्टेट के अगेंस्ट है, तो ये जो है वो ओरिजिनल जुडिक्शन के क्षेत्र में नहीं आएगा। यानी कि अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब ये है कि उसकी हियरिंग जो है वो आप हाई कोर्ट में की जाएगी या अदर कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में केवल और केवल जो 3 देखे थे कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में ही यदि कोई डिस्प्यूट है वही इस कैटेगरी के अंदर आता है। नेक्स्ट है दिस जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डज नॉट एक्सटेंड टू द फॉलोइंग। अब यहाँ कुछ ऐसी कंडीशंस बताएंगे कि यहाँ पर ये जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है वो अप्लाई नहीं होता है। अब कहाँ पर नहीं होता है? तो पहला है आ डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी, एग्रीमेंट, कोविनेट, एंगेजमेंट, सनद और अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट। यानी कि कोई भी डिस्प्यूट है, और डिस्प्यूट किससे रिलेटेड है? ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान लागू हुआ था उसके पहले की कोई ट्रीटी है या कोई उसका एक एग्रीमेंट है, अगर उससे रिलेटेड है तो ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन के क्षेत्र में नहीं आएगा। दूसरा है अ डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी ट्रीटी, एग्रीमेंट एटसेट्रा which specifically provide that the said jurisdiction does not extend to such a dispute। यानी कि यदि कोई ऐसा विवाद है या ऐसी कोई संधि या समझौता है जिसमें ये कहा जाता है कि ये जो विवाद है वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन की कैटेगरी में नहीं आता है, तो वो भी इसमें नहीं सुना जाएगा। तीसरा है जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स होते हैं वो भी ओरिजिनल कैटेगरी में नहीं आते हैं। नेक्स्ट मैटर रिलेट रेफर टू द फाइनेंस कमीशन, यानी फाइनेंस कमीशन संबंधित मामले हैं वो भी जुरिडिक्शन के क्षेत्र में नहीं आते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस एंड पेंशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स है। यानी कि जो पेंशन या खर्चों से लेकर इससे संबंध में यदि कोई भी विवाद है राज्य और केंद्र के बीच में तो वो भी ओरिजिनल जुरिडिक्शन की कैटेगरी में नहीं आएगा। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी डिस्प्यूट ऑफ कॉमर्शियल नेचर बिटवीन दी सेंटर एंड दी स्टेट। यानी केंद्र और राज्य के बीच में कॉमर्शियल का मतलब है ट्रेड से रिलेटेड, यानी कि आवागमन से लेकर कोई संबंध है तो वो भी इस कैटेगरी में नहीं आएगा। नेक्स्ट है रिकवरी ऑफ डैमेज बाय द स्टेट अगेंस्ट द सेंटर। यानी कि जो स्टेट्स हैं यदि कोई भी हानि होती है उसकी पूर्ति के लिए सेंटर के अगेंस्ट कोई भी केस फाइल करता है सुप्रीम कोर्ट में तो वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन की कैटेगरी में नहीं आएगी। नेक्स्ट है 1961 में जो डैमेज था, पहला जो बात था, पहला जो सूट था ओरिजिनल जुरिडिक्शन का वो सुप्रीम कोर्ट में आया था। अब ये किसने फाइल किया था? ये करा था वेस्ट बंगाल की सरकार ने और सेंटर के अगेंस्ट। इसमें था स्टेट गवर्नमेंट चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द कोल बियरिंग एरियाज
एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957, यानी कि उस समय पर पार्लियामेंट ने एक एक्ट पारित किया था 1957 में, और वो किसको लेकर था? कोयले के एक्विजिशन को लेकर था। तो इसके अगेंस्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट, बंगाल की गवर्नमेंट ने ये जो एक्ट था इसको चैलेंज किया था कोर्ट ने। तब कोर्ट ने इनकी जो शूट था, इन्होंने जो केस फाइल किया था उसको डिसमिस कर दिया था, और उस एक्ट की जो अब वैलिडिटी थी उसको बनाए रखा। नेक्स्ट है रिट ज्यूरिडिक्शन, यानी कि रिट कहाँ कब कब जारी की जा सकती है। The Constitution has constituted the Supreme Court as the guarantor and defender of the fundamental right of the citizens, यानी कि संविधान ने जो मौलिक अधिकार है उनका संरक्षक किसे बनाया गया है? एक सुप्रीम कोर्ट को। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है कि जो नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकारों की वो सुरक्षा करे। द सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है टू इशू कर सकता है रेट। अब रेट इशू की जाती है कितने टाइप्स की होती है? 5। कौन कौन सी? हेवियस कॉर्पस, मंडमस, प्रोहिबिशन, क्वे वारंटो और सेरियोरारी फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन एग्रीड सिटीजन, यानी कि किसी भी व्यक्ति के, भारतीय नागरिक के यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो इन 5 तरीके की जो रेट्स हैं ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है उनके मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए। इस रिगार्ड में सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है? कि ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या है? कि जो भी एक एग्री सिटीजन है यानी कि नागरिक है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ना कि वे ऑफ अपील से, कि पहले वो अपील करे और अपील को यदि जो न्यायालय एक्सेप्ट कर लेती है तब उसकी सुनवाई की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को उल्लंघन किया गया है या उसको एंजॉय करने से रोका गया है तो वो सीधे तौर पर जो है वो केस फाइल कर सकता है कोर्ट में। लेकिन ये जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सक्लूसिव का मतलब यहाँ क्या है? कि यहाँ केवल सुप्रीम कोर्ट ही नहीं सुनेगा, बल्कि ये जो पावर है वो अदर कोर्ट को भी दी गई है, और वो कोर्ट कौन सा है? हाई कोर्ट्स है। तो हाई कोर्ट आर ऑल्सो एम्पावर्ड टू इशू दी रेट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए ये जो पावर है वो हाई कोर्ट को भी दी गई है। तो इसका मतलब है कि जब कभी भी फंडामेंटल राइट्स किसी भी नागरिक के उनका उल्लंघन होता है तो वो पार्टी जो है उसके पास एक ऑप्शन होते हैं कि या तो वो हाई कोर्ट जा सकती है या वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है सीधे, जैसा वो चाहे। अब जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, फेडरल डिस्प्यूट्स के केस में एक अलग है अपने ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन से, विद रिगार्ड टू द डिस्प्यूट रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स। कि अभी हमने देखा था कि फेडरल केस में क्या देखा था कि यदि सेंटर और स्टेट के बीच में कोई भी केस हो जाता है तो पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ही केस फाइल करेगी, लेकिन मौलिक अधिकार केस में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी में भी वो फाइल कर सकते हैं। पहले केस में क्या है कि इट इज एक्सक्लूसिव है, एंड सेकंड केस में क्या है कि रेट रेट ज्यूरिडिक्शन में ये कॉन्करेंट है, मतलब हाई कोर्ट के पास भी ये पावर दी गई है। पार्टी इन्वॉल्व द फर्स्ट केस आर यूनिट ऑफ फेडरेशन, यानी कि पहली केस में भी हमने क्या देखा था वहां पर पार्टी ज्यादातर कौन होती है? एक तरफ सेंटर होती है, एक तरफ स्टेट होती है। जबकि दूसरे केस में क्या होता है? वहां पर एक नागरिक होता है, और नागरिक किनके अगेंस्ट होता है? कि एक तरफ नागरिक और एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है। देयर इज ऑल्सो अ डिफरेंस बिटवीन द रिट ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड दैट ऑफ द हाई कोर्ट। अब यहाँ पर दोनों ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्र है, रिट का ज्यूरिडिक्शन है, उनमें भी कई अंतर हैं। वो अंतर कैसे हैं? कि द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड नॉट फॉर अदर पर्सन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट जारी कर सकता है केवल और केवल, यहाँ पर जो वर्ड है ओनली, ये बताता है कि केवल मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए ही इशू कर सकता है और किसी अन्य पर्पस के लिए नहीं कर सकता। जबकि हाई कोर्ट की बात करें तो ये मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स को तो लागू करने के लिए कर सकता है इशू, लेकिन अन्य पर्पस के लिए। अन्य पर्पस का मतलब यहाँ पर क्या है? कि यदि किसी व्यक्ति के लीगल राइट्स का भी यदि वायलेशन होता है तो उनको भी एनफोर्स करने के लिए रिट इशू कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिट ज्यूरिडिक्शन है हाई कोर्ट का वो बड़ा है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन पार्लियामेंट के पास पावर है वो कन्फर कर सकती है सुप्रीम कोर्ट द पावर टू इशू फॉर द अदर पर्सन, यानी पार्लियामेंट चाहे तो ये जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट को भी दे सकती है कि आप फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के अलावा भी आप अन्य जो पर्पस के लिए रिट इशू कर सकते हैं, लेकिन अभी जो पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास वो केवल इतनी ही है। नेक्स्ट है अपील ज्यूरिडिक्शन। अपील ज्यूरिडिक्शन, अब अपील ज्यूरिडिक्शन किस आर्टिकल के अंडर आती है? तो आर्टिकल नंबर 132 यानी 132 और 133 के अंडर जो है वो अपील ज्यूरिडिक्शन आती है।
एज मेंशन अर्लियर, जो सुप्रीम कोर्ट है has not only succeeded the Federal Court of India but also replaced the private council of the as the highest court of appeal। अब यहाँ पर बताया गया है कि भाई क्या है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट जब 1950 में इसका गठन किया गया था, तो इसको फाइनल पावर दी गई थी। यानी कि एक जो काउंसिल होती थी पहले ब्रिटिश की प्राइवेट काउंसिल है, उसमें क्या होता था कि जो फेडरल कोर्ट होती थी उसकी जो जजमेंट है, उसके जो निर्णय दिया उसके अगेंस्ट जो है वो प्राइवेट काउंसिल में अपील कर दी जाती थी। अब ये प्राइवेट काउंसिल तय करती थी कि उसमें क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ कह सकते थे कि पहले फेडरल कोर्ट के ऊपर भी एक ऐसी अथॉरिटी थी जो उसके पास फाइनल पावर थी कि वो फिक्स करेगी क्या होना है नहीं होना है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जो है उसने उसको चीज को बिल्कुल खत्म कर दिया है। फाइनल पावर और फाइनल अपील जो है किसके हाथ में, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुनता है अपील किसके अगेंस्ट, जो जजमेंट होते हैं लोअर कोर्ट्स के अगेंस्ट। इट एंजॉय अ वाइडर अपील ज्यूरिडिक्शन व्हिच कैन बी क्लासिफाइड अंडर फोर। अब अपील जो ज्यूरिडिक्शन होती है, तो अपील 4 तरीके की बताई गई है। जैसे अगर कोई संवैधानिक मामलों में अगर अपील की जाती है, तब सिविल मामलों में अपील की जाती है, क्रिमिनल मैटर्स में अपील की जाती है और स्पेशल लीव में अपील की जाती है। तो एक एक करके समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में कब अपील की जाती है? इसमें एक अपील की जाती है सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ अ हाई कोर्ट इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाई दैट द केस इन्वॉल्व अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। यानी कि जो हाई कोर्ट का कोई भी एक निर्णय दिया गया है और वो निर्णय जो है किसी भी एक कानून पर है, एक लॉ पर है, तब उसके अगेंस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। लेकिन ये जरूर ध्यान देने की बात है इसमें, वो जो लॉ है वो हमारे संविधान पर प्रश्न उठाता हो तब जरूरी है। और जो based on the certificate the party in the case can appeal to the supreme court on the ground that the question has been wrongly decided। तो मतलब क्या है कि जो भी पार्टी है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है और किस आधार पर, ये जो भी हाई कोर्ट ने अपना एक निर्णय दिया है वो इस कानून के संबंध में ये गलत है, तो इस आधार पर। नेक्स्ट है सिविल मैटर्स में अपील कैसी है, कि सिविल मैटर्स में अपील सुप्रीम कोर्ट में है वो फ्रॉम एनी जजमेंट ऑफ अ हाई कोर्ट इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाई। यानी कि हाई कोर्ट के अगेंस्ट जो अपील की जाती है सिविल मामलों में वो किस है, यदि कोई भी केस जो इन्वॉल्व करता है एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जनरल इंपॉर्टेंस। यानी कि कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन एक कानून पर सवाल उठाता हो या उनकी इंपॉर्टेंस को लेकर हो। दूसरा, दैट द क्वेश्चन नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब ऐसा जो क्वेश्चन है वो उसमें जरूरत है कि ये जो क्वेश्चन है या जिस पर ये प्रश्न उठाया है, प्रश्न चिन्ह लगा है, तो वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको डिसाइड किया जाए। तो इन दो केसेस में जो है वो सिविल ज्यूरिडिक्शन है, अपील की जा सकती है। ओरिजिनली बात करें तो ओनली दो सिविल केस दैट इन्वॉल्व अ सम ऑफ 20,000 कुड बी अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पर बताया कि ऐसे सिविल वाद का मतलब क्या हो गया कि ऐसे सिविल वाद जिनकी जो वैल्यू है वो 20,000 से ज्यादा की हो, कम ना हो, उन्हीं की अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ये जो वैल्यू थी 20,000 की, इसको बाद में चल के खत्म कर दिया गया था, कब, 1972 में। नेक्स्ट है क्रिमिनल मैटर्स में कब अपील की जाती है। Supreme Court hear appeal against the judgment in the criminal proceeding of a High Court if the High Court has on appeal reversed an order of acquittal of an accused person and sentenced him to death। यानी कि किसी भी व्यक्ति को सजा सुनाई गई है, ठीक है, कोई भी एक दोषी व्यक्ति है उसको मतलब क्या है कि मृत्यु की सजा सुनाई गई है क्रिमिनल मैटर्स में, तब वो अगेन जो है अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा है has taken before itself any case from any subordinate court and convicted the accused person and sentenced him to death। यानी कि जब चाहे तब सुप्रीम कोर्ट जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है उनसे केस जो है वो ले सकता है और जो दोषी व्यक्ति है उसको क्या है कि डेथ की सेंटेंस सुना सकता है, मृत्यु सजा सुना सकता है। तीसरा है सर्टिफाई दैट द केस इज अ फिट वन फॉर द अपील ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। या ये प्रमाणित हो जाए कि ये जो केस जो है लोअर कोर्ट्स में जो सुनवाई चल रही है इसकी जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, ठीक है। अब पहले दो केसेस में देखा था जहां पर हमने क्या देखा था कि कोई भी जो है किसी भी पर्सन को मृत्यु की सजा वगैरह सुनाई गई है तब वो अपील कर सकता है, या सुप्रीम कोर्ट जो है खुद से सबऑर्डिनेट कोर्ट से कोई भी केस ले सकती है। तो इन दो केसेस में अपील जो लाई करती है टू द सुप्रीम कोर्ट एज द मैटर ऑफ राइट, यानी कि विदाउट एनी सर्टिफिकेट ऑफ द हाई कोर्ट, बिना सर्टिफिकेट हाई कोर्ट के प्रमाणित के सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि वो ऐसी ले सकता है। वट
The High Court has reversed the order of conviction and has ordered the acquittal of the accused. There is a no right to appeal the Supreme Court. यानी कि यदि हाई कोर्ट अपना जो कन्विक्शन दोषी का जो ऑर्डर है उसको रिवर्स कर देता है और दोषी व्यक्ति को बिल्कुल बरी कर देता है, तब ऐसे केस में कोई भी राइट ऑफ अपील नहीं होगा। मतलब आप उस व्यक्ति के आगे जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। 1970 में पार्लियामेंट हैज एनलार्ज द क्रिमिनल अपील जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि 1970 में पार्लियामेंट ने जो अपील क्रिमिनल क्रिमिनल मैटर्स में जो अपील जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का उसको बढ़ा दिया था। अब इसके अनुसार क्या क्या है, हैज ऑन अपील रिवर्स एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल और अक्यूज्ड पर्सन एंड सेंटेंस हिम फॉर प्रिजनमेंट फॉर लाइफ फॉर 10 ईयर। उन्होंने किया क्या है कि यदि कोई भी दोषी व्यक्ति है तो उसको 10 साल तक की सजा या आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। ठीक है, तो यही सब है, कुछ और ज्यादा इसमें चेंज नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, अपील बाई स्पेशल लीव। Supreme Court is authorized to grant in its discretion special leave to appeal from any judgment in any matter passed by any court or tribunal in the court। यानी कि किसी भी हमारे देश के एक न्यायालय के द्वारा या किसी ट्राइब्यूनल के द्वारा कोई भी मैटर जजमेंट पास किया गया तो उसकी अगेंस्ट भी जो है वो अपील की जा सकती है। अब इसमें 4 भागों में उसको बताया गया है कि इट इज डिस्क्रिशनरी पावर एंड हैंस कैन नॉट बी क्लेम्ड एज द मैटर ऑफ राइट। दूसरा है इट कैन बी ग्रांटेड इन एनी जजमेंट वेदर फाइनल और इंटरलोक्यूटरी। तीसरा है इट मे बी रिलेटेड टू एनी मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल सिविल क्रिमिनल इनकम टैक्स लेबर रेवेन्यू एटसेट्रा। इनमें भी क्या है कि स्पेशल लीव के माध्यम से आप अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट है इट कैन बी ग्रांटेड अगेंस्ट एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल एंड नॉट नेसेसरी अगेंस्ट द हाई कोर्ट। यानी कि जरूरी नहीं है कि आप हाई कोर्ट के अगेंस्ट जाए कि लेकिन किसी भी ट्राइब्यूनल है किसी भी अन्य सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है उनके अगेंस्ट जो है वो जा सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। तो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 143 क्या कहता है कि जब कभी प्रेसिडेंट को किसी भी कानून या किसी भी विषय में सुप्रीम कोर्ट से अगर सलाह लेनी है, एडवाइस लेनी है, उसके बारे में ये बात करता है। तो ये प्रेसिडेंट को ऑथराइज करता है कि टू सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इनटू 2 कैटेगरी ऑफ द मैटर्स। यानी कि 2 मामलों में सुप्रीम कोर्ट से वो उसका विचार ले सकते हैं। किस मामलों में कि एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस विच हैज अराइजन और विच इज लाइकली टू अराइज। यानी कि राष्ट्रपति के सामने कोई ऐसा कानून पर एक क्वेश्चन उठता है जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए जरूरी है या आगे चल के कभी उस लॉ पर कोई क्वेश्चन उठ सकता है, ऐसे मामलों में वो क्या है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। दूसरा है एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ द प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी। यानी कि कोई भी संविधान लागू होने से पहले का कोई समझौता है, कोई ट्रीटी है या कोई भी एंगेजमेंट है, उस पर यदि कोई भी अब विवाद उठता है तो उस पर भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या था कि किसी भी लॉ वगैरह पे कोई क्वेश्चन उठता है तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो मना भी कर सकता है अपना ओपिनियन देने से प्रेसिडेंट को। ठीक है, पहले केस में। लेकिन जो दूसरे क्वेश्चन केस में है जहाँ प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी की बात होती है उसमें यहाँ पर मस्ट वर्ड दिया गया है। यहाँ पर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का अपना ओपिनियन जो है जो भी कुछ है वो प्रेसिडेंट को देना ही होगा। दोनों केस में जो ओपिनियन है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया जाता है वो केवल केवल क्या है कि एडवाइजरी है, नॉट अ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। यानी कि वो किसी की न्यायिक समीक्षा वगैरह नहीं की जाएगी, वो केवल एक सलाह दी जाती है। और ये जरूरी भी नहीं है कि वो जो सलाह दी है वो बाइंडिंग हो, प्रेसिडेंट माने ही माने, ये उनके पास है कि ही मे नॉट फॉलो द ओपिनियन। हाउएवर इट फैसिलिटेट द गवर्नमेंट टू हैव एन अथॉरिटेटिव लीगल ओपिनियन ऑन द मैटर टू डिसाइड बाई। मतलब यहाँ पर ये कहना है कि जो भी सरकार के द्वारा जब आप सलाह ली गई है तो इस पर जो सलाह दी जाती है न्यायालय के द्वारा वो उनका मैटर करता है कि वो किस आधार पर दे रहे हैं। तो सो फार 2019 में द प्रेसिडेंट हैड मेड 15 रेफरेंसेस टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर द एडवाइजरी जुरिडिक्शन नोन एज द कंसल्टेटिव जुरिडिक्शन। यानी कि 2019 तक बताया गया है कि 2019 तक लगभग 15 बार जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट को जो है वो सलाह दी है। और यहाँ ये नीचे बताया गया है कि किन किन मामलों में सलाह दी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी जो जुरिडिक्शन पावर है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किस आर्टिकल में बताया गया, तो आर्टिकल नंबर आर्टिकल नंबर 129 जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में बताता है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास 2 पावर है, एक तो क्या है कि उसके जो जजमेंट है, प्रोसीडिंग है, एक्ट है सुप्रीम कोर्ट की, वो रिकॉर्ड की जाती है। रिकॉर्ड किस पर्पज के लिए की जाती है, अपनी मेमोरी या टेस्टिनोमी के लिए। यानी कि फ्यूचर में कभी भी अगर कोई भी उस विवाद जैसा अगर सेम सिमिलर
डिस्प्यूट उठता है तो उसमें उसकी जो निर्णय जो पहले दिया जा चुका है उसमें उसकी मदद ली जा सके। ठीक है। नेक्स्ट है, it has power to punish for contempt of the court either with the simple imprisonment for a term of up to 6 month या with a fine up to 2000 या with both। अब इसमें क्या है कि यदि कोई भी न्यायालय की अवमानना करता है तो उस पर्सन को या उस पार्टी को उसके लिए उसे दंडित किया जाएगा, और दंडित कितनी, लगभग 6 महीने का दंडित, उसे कारावास, उसे सजा सुनाई जाए या 2000 रुपए का जुर्माना, या दोनों चीजों को भी उसे जा चुका है, दिया जाएगा। 1991 में सुप्रीम कोर्ट has ruled that it has power to punish for contempt not only of itself but also of high court, subordinate court, tribunals functioning in the entire country। यानी कि 1991 से या 91 में सुप्रीम कोर्ट को एक पावर और दे दी गई थी कि यदि ऐसा नहीं है कि कोई सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय की अगर कोई अवमानना करता है तो ही वो दंडित करेगा, नहीं, यदि भारत के जितने भी न्यायालय हैं, चाहे वो लोअर कोर्ट्स हो, चाहे वो हाई कोर्ट्स हो या कोई अन्य ट्राइब्यूनल्स हो, यदि कोई भी पर्सन किसी भी न्यायालय की अवमानना करता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो उस व्यक्ति को दंडित कर सकता है। अब न्यायालय की जो अवमानना होती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती है, वो कितने तरीके की होती है, एक दो तरीके की, एक सिविल और एक क्रिमिनल। अब सिविल कंटेम्प्ट का मतलब होता है कि विलफुल डिसोबीडियंस बाय एनी जजमेंट, ऑर्डर, रिट या अदर पर्पस प्रोसेस ऑफ अ कोर्ट, विलफुल ब्रीच ऑफ एन अंडरटेकिंग गिवन टू द कोर्ट। यानी कि न्यायालय के द्वारा जो भी जजमेंट, निर्णय अपना दिया गया या कोई भी एक आदेश पारित किया गया या कोई भी एक रिट इशू की गई है, तो जो पार्टी जिसके अगेंस्ट इशू की गई है वो जानबूझकर या कोई अन्य व्यक्ति जानबूझकर उन चीजों को, उनका पालन नहीं करता है या न्यायालय को कि वो वो भी करता है, ठीक है, तब ये माना जाएगा कि ये एक सिविल कंटेम्प्ट है। जबकि क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मतलब होता है कि इन्हीं सब चीजों को पब्लिश करना, या कैसे कि ऐसी चीज प्रकाशित करना जिससे कि जो न्यायालय की गरिमा है वो कम होती हो। दूसरा है इंटरफेयर विद द ड्यू कोर्स ऑफ द जुडिशियल प्रोसीडिंग, या इस तरीके से किसी भी चीज को प्रकाशित करना जिससे कि न्यायिक कार्रवाई में बाधा आए। ठीक है। तीसरा है इंटरफेरेंस वेरस ऑब्स्ट्रक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जुडिस इन एनी अदर मैटर, यानी कि न्यायालय के प्रशासनिक कार्य में किसी या अन्य किसी मामलों में उनके कामों में रुकावट पैदा करना है। इन तीन केस से रिलेटेड यदि कोई व्यक्ति काम करता है तो ये पब्लिश करता है तो उसको माना जाए कि ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो कंटेम्प्ट होती है वो कितने टाइप्स की होती है और उनमें क्या क्या अंतर होती है। नेक्स्ट है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यानी कि न्यायिक समीक्षा जो होती है, न्यायिक समीक्षा, इसका मतलब क्या है कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब है ये एक पावर है सुप्रीम कोर्ट की जो कि एग्जामिन करती है, और एग्जामिन क्या करती है कि लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट यानी कि विधायिका के द्वारा, नहीं सॉरी, कार्यपालिका के द्वारा जो इनके द्वारा, लेजिस्लेटिव के द्वारा जो भी एनेक्टमेंट या जो ऑर्डर है जो पास किए गए हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उनमें कॉन्स्टिट्यूशनलिटी यानी संवैधानिकता जांचने के लिए ये एक पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को। और ऑन दी एग्जामिनेशन यानी लेक्चर के दौरान यदि वो पाते हैं कि ये वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, का मतलब ये जो लेजिस्लेचर है उसने जो कानून बनाया है वो संविधान का उल्लंघन करता है, तो फिर क्या है, कोर्ट के पास पावर है कि वो उसको इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनवैलिड जो है वो डिक्लेयर कर सकती है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। सुप्रीम कोर्ट एक अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब न्याय, हमारा संविधान है, संविधान का जो दखल-अंदाज करने की जो पावर है, दखल-अंदाज करने की मतलब है कि यदि सरकार कोई भी चीज़ उल्लंघन करती है तो मेन पावर किसे दी गई है? सुप्रीम कोर्ट को। वो उस चीज़ को चेक करेगी। तो इट कैन गिव फाइनल वर्जन टू द स्पिरिट एंड कंटेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्बिएज यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाइल इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट इज गाइडेड विद द नंबर ऑफ डॉक्ट्रिन्स, यानी कि ये बताया गया कि कब-कब सुप्रीम कोर्ट ने ये डॉक्ट्रिन्स वगैरह दी हैं। नेक्स्ट है, अब बात करेंगे हम अदर पावर्स की। अदर पावर्स में है जितनी भी अभी हमने अलग पावर पढ़ी थी, 7 पावर पढ़ चुके हैं, उनके अलावा सुप्रीम कोर्ट को और भी बहुत सारी पावर्स हैं, ठीक है? जैसे क्या है कि ये डिसाइड करती है कोई भी एक डिस्प्यूट, और डिस्प्यूट किससे रिलेटेड है? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड यदि कोई भी डिस्प्यूट है, तो वो कौन डिसाइड करता है? सुप्रीम कोर्ट। दूसरा है
चेयरमैन या मेंबर है यूपीएससी के, उनके कोई भी कैसा भी बिहेवियर है, उनका जो कंडक्ट कैसा है, उस चीज को इनकार कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। और सुप्रीम कोर्ट यदि उनको गिल्टी यानी उन्हें दोषी मानता है या दोषी पाए जाते हैं मिसबिहेवियर के, तो प्रेसिडेंट को एक रिकमेंड कर सकता है कि उनको हटा दिया जाए। ठीक है। तीसरा, इट हैज पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट ऑर्डर, यानी खुद की भी देखो कितनी एक पावर ये है, यानी कि एक ऐसी अथॉरिटी जो दूसरों के एक्ट को चेक कर रही है कितना सही है कितना गलत है, लेकिन उसे एक अपनी पावर दी गई है कि वो खुद के जजमेंट या ऑर्डर वगैरह जो भी पास किए गए उनको भी वो रिव्यू करे। लेकिन thus it is not bound by its previous decision and can depart from it the interest of justice or community welfare. Next, it is authorized to withdraw the case pending before the high court and dispose them by its, यानी कि इसे एक पावर दी गई है कि जो भी हाई कोर्ट या अन्य कोर्ट्स में जो केस पेंडिंग है उनको वो विड्रॉ कर सकता है और उन पर खुद भी वो सुनवाई करेगा। नेक्स्ट है, इट्स लॉ इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया, मैंने इन इसके न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो कानून है वो सभी न्यायालयों पर जो है वो बाध्य होंगे, बाइंडिंग होंगे, और कोई भी एक ऑर्डर या डिक्री जो पास की गई है वो हमारे पूरी कंट्री में वो सभी लोग उसको मानेंगे। नेक्स्ट है, इट हैज पावर ऑफ जुडिशियल सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर ऑल द कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स फंक्शनिंग इन द एंटायर टेरिटरी ऑफ द, मतलब इसके पास ये पावर है कि हमारे देश में जितने भी न्यायालय हैं उनको उनका निगरानी करना, उनकी निरीक्षण करना। सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन और पावर्स जो हैं मामले में किससे? यूनियन लिस्ट से उनको बढ़ाया जा सकता है, किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। लेकिन इसका जो ज्यूरिडिक्शन और पावर है विद रिस्पेक्ट टू अदर मैटर्स कैन बी एनलार्ज्ड बाय ए स्पेशल एग्रीमेंट, यानी कि यूनियन लिस्ट में तो अगर जो भी मैटर्स दिए हुए हैं उन पर अगर ज्यूरिडिक्शन उन क्षेत्रों में बढ़ाना है तो कौन बढ़ाएगा? पार्लियामेंट। ठीक है। लेकिन किन्हीं अन्य पर्पसेस में, यानी कि जैसे बात करो स्टेट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, यदि इनमें अगर जुरिडिक्शन बढ़ाना है तो दोनों स्टेट और सेंटर इन दोनों की सहमति से ही इसको बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है, आप सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, यानी कि जो एडवोकेट होते हैं, वकील होते हैं, अधिवक्ता होते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं? तो यहाँ बताया गया है, पहले तो है सीनियर एडवोकेट। अब सीनियर एडवोकेट में कौन कौन रखा गया है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो वकील होते हैं उनको सीनियर एडवोकेट की कैटेगरी में रखा गया है। अब इनको ये जो पद दिया गया है एक एडवोकेट का, इसका मतलब क्या है? इनका मतलब है कि यदि जो बार है, बार का मतलब हो गया कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल होते हैं, ठीक है, इनकी निगरानी में, इनकी नजर में कोई ऐसे व्यक्ति जिसके पास कानून की एक विशेष समझ हो, ये उसके पास मतलब संविधान की समझ हो, साथ ही साथ जो है कि जो भारत में भारत के कानून है उन पर अच्छी पकड़ हो, ऐसे व्यक्ति को एक पद दिया जाता है, एक उन्हें कर दिया जाता है कि वो एक सीनियर एडवोकेट्स हैं। ठीक है। अब जो सीनियर एडवोकेट्स होते हैं इज नॉट एंटाइटल्ड टू अपीयर विदाउट एनी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट और विदाउट द junior court in any other court or tribunal in India. He is also not entitled to accept instrument to draw pleading affidavit advice evidence और to do, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ यही बताया गया है। अब दूसरे नंबर के जो होते हैं वो होते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। अब यहाँ पर केवल वो ही एडवोकेट एंटाइटल किए जाते हैं, मतलब उनको बताया जाता है वो फाइल कर सकते हैं कोई भी मैटर डॉक्यूमेंट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, दे कैन आल्सो फाइल अपीयरेंस एक्ट फॉर द पार्टी इन सुप्रीम कोर्ट, यानी कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का मतलब है कि जो पर्सन्स जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में लिस्टेड हैं वही जो है सुप्रीम कोर्ट में किसी भी मामले में या कोई भी डॉक्यूमेंट है वो पेश कर सकते हैं। ठीक है। अब अदर एडवोकेट्स में कौन कौन आता है? तो whose names are entered in the rolls of any state bar council maintained under the Advocate Act 1961, यानी कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 जो बनाया गया है उसके जो राज्य की बार काउंसिल्स में यदि कोई भी पर्सन लिमिटेड है, लिस्टेड है, तो उसको वो अदर एडवोकेट की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन इनके पास क्या होता है कि दे कैन अपीयर आर्ग्यू एनी मैटर ऑन बिहाफ ऑफ पार्टी इन दी सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट में वो बहस तो कर सकते हैं किसी भी मामले पर, लेकिन काम उसमें कोई भी केस जो है वो फाइल नहीं कर सकते राज्य के अधिवक्ता जो होते हैं। अब यहाँ पर जो नीचे एक टेबल दी हुई है, इस टेबल में कंपैरिजन बताया गया है कि इंडिया का सुप्रीम कोर्ट और अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो चलो देखते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है वो केवल केवल कहाँ तक सीमित है?
फेडरल केस तक, जो कि हमने पढ़ा था। लेकिन अमेरिका का जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन वो केवल फेडरल केस तक नहीं है, बल्कि कहाँ तक है, जो नेवी है, मैरीटाइम यानी कि नेवी, आर्मी है, एम्बेसडर्स है, इनसे रिलेटेड यदि कोई भी मैटर है तो उसमें फाइनल पावर किसको दी गई है, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट को। इट्स अपील जुरिडिक्शन कवर कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, यानी अपील जुरिडिक्शन क्या देखा था हमने कि अपील में सिविल मैटर में अपील की जा सकती है, क्रिमिनल में की जा सकती है, या कोई संवैधानिक मामला है उसमें अपील की जा सकती है। वहीं अमेरिका का जो अपील जुरिडिक्शन है वो केवल केवल संवैधानिक मामलों में ही अपील की जाती है और किसी अन्य मामलों में वहां अपील नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है, इट हैज अ वाइड, वेरी वाइड डिस्क्रिशन टू ग्रांट स्पेशल लीव to appeal in any matter against the judgment of any document tribunal except the military, and it has no such plenary power. Fourth है, it has advice jurisdiction, किस आर्टिकल में देखा था, आर्टिकल नंबर 143 एडवाइस जुडिक्शन की बात करता है। जबकि अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं, उसके पास कोई पावर नहीं है। इट्स स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड, यानी कि यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है इंडिया में वो लिमिटेड है, लेकिन अमेरिका में ये बहुत ही ज्यादा विस्तृत है। इंडिया का सुप्रीम कोर्ट डिफेंड करता है राइट्स को सिटीजन्स के, और ये जो प्रोसेस होता है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ, यानी कानून के द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया उसके द्वारा वो नागरिकों के जो अधिकार है उनको बचाता है। जबकि अमेरिका में क्या है, अमेरिका का भी जो सुप्रीम कोर्ट है वो बचाता है उनके राइट्स को सिटीजन्स के, लेकिन वहां पर जो है क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के थ्रू। अब ये जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसको डिटेल में हम समझेंगे जब हम फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर कवर करेंगे, तो उसमें इन चीजों को बताया गया है। इट्स जुरिडिक्शन एंड पावर कैन बी एनालाइज बाय द पार्लियामेंट, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का उसकी जो पावर्स हैं वो उनको बढ़ाने का काम किसका, सुप्रीम पार्लियामेंट का। लेकिन अमेरिका में जो पावर्स हैं वो सब लिमिटेड है सुप्रीम कोर्ट की, और ये किसी हैं जो संविधान ने उन्हें दे दिया है, सिर्फ उतनी ही पावर है, उसको नहीं घटाया जा सकता नहीं बढ़ाया जा सकता है। इट हैज पावर ऑफ जुडिशियल सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर हाई कोर्ट्स एंड इंटीग्रेटेड, यानी कि हमारा एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट जो उसको पास पावर दी गई है वो कैसे जो लोअर कोर्ट्स हैं उनको कंट्रोल करेगा। लेकिन अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कोई पावर नहीं है, क्योंकि वहां पर जो है एक सेपरेट एक डबल जुडिशियल सिस्टम है कि सेंटर का अलग और स्टेट का अलग है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो कि हमने अभी कवर किए हैं। तो इस डिफरेंस के साथ ये जो चैप्टर है वो खत्म होता है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा इस सीरीज का, वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक बने रहिए चैनल पर। कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और कोई सजेशन हो या कोई ऐसा टॉपिक्स हो आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप उसे रिकमेंड कर सकते हैं कमेंट में, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट